मेजरमेंट ऑफ पावर। इस लेक्चर में हम पावर के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि पावर है क्या। द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड और सप्लाइड बाय लोड और सोर्स रिस्पेक्टिवली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि जिस रेट से एनर्जी लोड के द्वारा कंज्यूम होती है या सोर्स के द्वारा सप्लाई की जा रही है, उस रेट ऑफ एनर्जी को ही पावर कहा जाता है। यानी पावर इज इक्वल टू हम कह सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड और सप्लाइड बटा टाइम। यानी जिस रेट से एनर्जी लोड के द्वारा कंज्यूम हो रही है या सोर्स के द्वारा सप्लाई की जा रही है, उस एनर्जी के रेट को ही पावर कहा जाता है। और पावर का जो यूनिट है वो वाट होता है, यानी पावर को वाट में एक्सप्रेस किया जाता है। डीसी पावर कैन बी मेजर्ड बाई यूजिंग ammeter and voltmeter together as well as using wattmeter। यानी डीसी पावर को आमीटर और वोल्टमीटर को एक साथ यूज करके मेजर किया जा सकता है, साथ ही साथ सिर्फ वाटमीटर का यूज करके भी मेजर किया जा सकता है। द एसी पावर कैन बी मेजर्ड यूजिंग वाटमीटर ओनली, जबकि एसी पावर को सिर्फ वाटमीटर का यूज करके मेजर किया जाता है। डीसी पावर का एक्सप्रेशन होता है वोल्टेज इंटू करंट V इंटू आई, जहाँ V जो है वो वोल्टमीटर के द्वारा रीड किया गया वोल्टेज है और I जो है वो आमीटर के द्वारा रीड किया गया करंट है। तो वोल्टमीटर की रीडिंग को और आमीटर की रीडिंग को जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डीसी पावर पता चलता है। ये सर्किट अरेंजमेंट है पावर मेजरमेंट के लिए। डीसी पावर को मेजर करने के लिए सर्किट का अरेंजमेंट है। मान लीजिए कि हमें लोड के थ्रू कंज्यूम किया गया पावर हमें कैलकुलेट करना है, तो लोड के पैरेलल में एक वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे जो कि लोड के अक्रॉस के वोल्टेज को हमें मेजर करेगा, और साथ ही साथ लोड के सीरीज में एक आमीटर को कनेक्ट करेंगे जो कि लोड के थ्रू फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेगा। अब वोल्टमीटर की रीडिंग और आमीटर की रीडिंग, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर को मेजर कर सकते हैं। यानी जो पावर होगा वो वोल्टेज इंटू करंट। उसी प्रकार से ये सेकंड अरेंजमेंट है, यानी कि आमीटर वोल्टमीटर को आगे पीछे भी करके मेजर किया जा सकता है। इस अरेंजमेंट में लोड के नज़दीक में आमीटर है, पिछले अरेंजमेंट में लोड के नज़दीक में वोल्टमीटर था। तो इस अरेंजमेंट से भी यानी आमीटर के द्वारा रीड किया गया करंट और वोल्टमीटर के द्वारा रीड किया गया वोल्टेज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोड के द्वारा कंज्यूम किए गए पावर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इन एसी सर्किट द इंस्टेंटेनियस पावर वेरीज कंटिन्यूअसली एज द वोल्टेज एंड करंट वेरीज। हम जानते हैं कि एसी सर्किट में जो वोल्टेज और करंट हैं ये हर क्षण चेंज होते रहते हैं। वोल्टेज भी हर क्षण चेंज होता है और करंट भी हर क्षण चेंज होते रहता है, वेरी करता है। तो इसलिए पावर भी जो है वो हर क्षण वेरी करता है, कंटिन्यूअसली वेरी करता है। क्योंकि पावर जो है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, तो इसलिए चूँकि वोल्टेज और करंट हर क्षण वेरी कर रहे हैं, इसलिए पावर भी हमारा हर क्षण वेरी करता है। द पावर एट एनी इंस्टेंट इज गिवन बाई, यानी किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर हम पावर का वैल्यू निकालना चाहें तो हमें निकाल सकते हैं। एट एनी टाइम टी पावर इज इक्वल टू वोल्टेज एट दैट इंस्टेंट इनटू करंट एट दैट इंस्टेंट। यानी किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज है और उसी टाइम पे जो करंट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमें उस इंस्टेंट का, उस टाइम का पावर पता चलता है। यानी कि हम लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पावर पीटी इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। वीटी कहने का मतलब है कि जो वोल्टेज है वो टाइम का फंक्शन है, और आईटी कहने का मतलब है कि जो करंट है वो भी टाइम का फंक्शन है, और जो पावर है ये भी टाइम का फंक्शन है, यानी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। यानी टाइम वेरी करने पे पावर का मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा, क्योंकि वोल्टेज और करंट भी वेरी करेंगे। अब हम लोग एसी पावर का एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। Let voltage and current are sinusoidal quantities and the current lags the voltage by
फेज एंगल फाई। यानी हम ये मान रहे हैं कि जो वोल्टेज है वो साइनसॉइडल क्वांटिटी है और करंट भी साइनसॉइडल क्वांटिटी है, क्योंकि एसी के केस में जो वोल्टेज और करंट है वो साइनसॉइडल क्वांटिटी होते हैं। और हम ये मान रहे हैं कि जो करंट है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में फाई एंगल से लैग कर रहा है, यानी फाई एंगल से जो करंट है वो पीछे चल रहा है। यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज डिफरेंस है वो फाई है, ये हमने एज्यूम किया। जिससे वोल्टेज जो है ये अगर ओरिजिन से शुरू हो रहा है तो जो करंट है वो हमने माना है कि फाई एंगल से लैग कर रहा है, यानी फाई एंगल डिले से ये शुरू होगा, यानी फाई एंगल का दोनों में डिफरेंस है। तो उस केस में फिर हम लिख सकते हैं कि Vt इज इक्वल टू, यानी वोल्टेज का जो एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं Vm साइन ओमेगा टी, क्योंकि वोल्टेज जो है वो साइनसॉइडल है तो हम साइन के फंक्शन के रूप में इसको लिख सकते हैं, यानी Vt इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। और उसी प्रकार से हम करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं It इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी माइनस फाई। इसलिए माइनस फाई इसलिए क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि जो करंट है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में फाई एंगल से लैग कर रहा है, इसलिए हमने उसके दोनों के बीच फाई एंगल का फेज डिफरेंस शो किया, माइनस फाई इसमें लगाया इसलिए। वेयर Vm एंड Im आर पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली, जहाँ Vm जो है ये वोल्टेज का पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, और जो Im है ये करंट का पीक वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है। एंड ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा जो है ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। द इंस्टेंटेनियस पावर P इज गिवन बाई, यानी जो इंस्टेंटेनियस पावर है जो वेरी कर रहा है उसका एक्सप्रेशन हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट दोनों के मल्टीप्लिकेशन से प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा उसको हम लिख सकते हैं Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यानी जो हमारा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज था और जो इंस्टेंटेनियस करंट है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। यानी कि जो इंस्टेंटेनियस पावर का जो एक्सप्रेशन है वो हो गया Vm Im साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करेंगे। साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इस टर्म के पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और फिर इस एक्सप्रेशन को बैलेंस करने के लिए हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऐसा करने से हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में मिलेगा, जिसको कि हम ट्रिगोनोमेट्री से एक्सपेंड कर सकते हैं कि 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो एक्सपेंड करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू Vm Im बाई 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन है एसी सर्किट में। अब हम लोग पावर का एवरेज वैल्यू निकालेंगे, यानी कि एक साइकिल का एवरेज पावर हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एक साइकिल में कितना पावर है, एवरेज पावर कितना है। तो एक साइकिल जो है ये जो वेव फॉर्म है इतना आपका एक साइकिल होता है। एक साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए जो इंस्टेंटेनियस पावर है उस पावर को एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट किया जाता है। इंस्टेंटेनियस पावर को एक टाइम पीरियड के लिए यानी 0 से लेके t तक एक साइकिल के लिए इंटीग्रेट करेंगे और एक टाइम पीरियड से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज पावर पता चलता है। एवरेज पावर निकालने का ये मेथड है कि इंस्टेंटेनियस पावर को 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे, यानी एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करेंगे और एक टाइम पीरियड के वैल्यू से इसको भाग लगाएंगे। तो इसमें हम फिर इंस्टेंटेनियस पावर के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे जो अभी हम जस्ट निकाले थे Vm Im बाई 2 कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई और इंटू dt यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो Vm Im बाई 2 ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा आपको Vm Im बाई 2t। उसके बाद जो टर्म बचे उसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके t तक। उसके बाद ये जो इंटीग्रेशन है ये आपका टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे।
और साथ ही साथ यहाँ पे जो ओमेगा है, तो जो ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और जो टाइम पीरियड है जिसको टी से डिनोट करते हैं, तो इन दोनों के बीच एक रिलेशन होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई कैपिटल टी। तो ओमेगा का जगह पे 2 पाई बाई कैपिटल टी पुट करेंगे तो हमें ये वाला टर्म मिलेगा 4 पाई बाई कैपिटल टी। अब हम इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले वाले टर्म को इंटीग्रेट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉस फाई जो है ये भी कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी इंटीग्रेशन में बाहर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन सिर्फ होगा dt का इंटीग्रेशन होगा, तो dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपको t, और इसके पहले जो था कॉस फाई था, तो जो इंटीग्रेशन हो गया वो हो जाएगा आपको कॉस फाई इंटू टी, और लिमिट था 0 से t, इंटीग्रेशन का लिमिट था 0 से कैपिटल T, तो वो लिमिट रहेगा। और यहाँ पे जो कॉस फाई इंटू टी है ये आपका कॉस फाई और पूरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में टी है। ऐसा नहीं है कि ये फाई के साथ सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है, यानी कि ये जो टी है, स्मॉल टी जो है, ये पूरे कॉस फाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो उसी प्रकार से अब हम सेकंड वाले टर्म को जब इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का जो इंटीग्रेशन है, कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो होता है साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, इसलिए इंटीग्रेट करने के बाद ये कॉस जो है वो साइन हो गया। साथ ही साथ जिसका रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो टाइम के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है, उतने से डिवाइड हो जाता है। तो 4 पाई बाई टी से हम इसको डिवाइड करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें टी बाई 4 पाई हो जाएगा। यानी कि ये जो सेकंड टर्म है उसको इंटीग्रेट करके हम लिख सकते हैं टी बटा 4 पाई साइन 4 पाई बाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी माइनस फाई, और जो लिमिट है वो आपका 0 से कैपिटल टी तक लिमिट आपका रहेगा। इसके बाद लिमिट के वैल्यू को हम पुट करेंगे। पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, स्मॉल टी के जगह पे अपर लिमिट को पुट करेंगे। तो जब हम स्मॉल टी के जगह पे कैपिटल टी को पुट करेंगे तो हो जाएगा आपको कॉस फाई इंटू कैपिटल टी माइनस, फिर जब लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो जब कॉस फाई को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो सेकंड टर्म है इसमें भी स्मॉल टी के जगह पे पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे, यानी कैपिटल टी को जब पुट करेंगे तो ये दोनों आपका कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ बचेगा साइन 4 पाई माइनस फाई। तो साइन 4 पाई माइनस फाई का जो वैल्यू है वो आपको हो जाएगा माइनस साइन थीटा। साइन 4 पाई माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इसका जो वैल्यू है वो माइनस साइन फाई हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से जब टी के जगह पे, स्मॉल टी के जगह पे जब 0 पुट करेंगे तो आपका ये वाला टर्म जो है वो 0 हो जाएगा और सिर्फ बचेगा साइन माइनस फाई बचेगा। तो साइन माइनस थीटा भी आपका माइनस साइन थीटा ही होता है। तो ये दोनों जो है अपर लिमिट पुट करने पर जो वैल्यू आएगा और लोअर लिमिट पुट करने पर जो वैल्यू आएगा, दोनों कैंसिल होकर के ये टर्म 0 हो जाएंगे। ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका बचेगा Vm/2t कॉस फाई टी, इतना ही सिर्फ आपको बचेगा। तो यानी कि जो एवरेज पावर है उसका एक्सप्रेशन हो गया Vm/2t इंटू कॉस फाई टी, जहाँ ये जो यहाँ पे आपका जो ये कैपिटल टी है ये पूरे कॉस फाई के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। यानी कि फिर जब हम यहाँ पे इसको, ये आपका जो टी है और ये वाला डिनोमिनेटर में जो टी है दोनों कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा Vm/2 कॉस फाई। और जब हम इसको 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, और ये प्रत्येक √2, एक √2 को हम वोल्टेज के साथ कर लिए और दूसरे √2 को हम करंट के साथ कर लिए। तो ये हो गया आपको Vm/√2 और ये हो गया Im/√2। तो जो मैक्सिमम वैल्यू को जब हम √2 से डिवाइड करते हैं तो उसको हम RMS वैल्यू कहते हैं। तो और उस RMS वैल्यू को अगर हम इस V से डिनोट किए हैं, कैपिटल V से, और जो करंट का जो RMS वैल्यू है उसको कैपिटल I से डिनोट किए, तो आपका जो एवरेज पावर का जो एक्सप्रेशन है वो हो गया VI cos फाई। यानी जहाँ V क्या है, करंट का, V जो है आपका वोल्टेज का RMS वैल्यू है और I जो है वो करंट का RMS वैल्यू है, और फाई जो है ये वोल्टेज और करंट के बीच का
फेज डिफरेंस है, यानी कि जो एवरेज वैल्यू है उसका फार्मूला होता है वी आई कॉस फाई। किसी भी एसी सर्किट के लिए जो एवरेज पावर है वो होगा वी आई कॉस फाई। इस फार्मूला को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। जहाँ भी आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज का, आई आरएमएस वैल्यू है करंट का, कॉस फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है, कॉस फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है, और फाई जो है ये वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल है। वेयर वी एंड आई आर आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली, यानी कि जो वी है वो वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू और आई जो है वो करंट का आरएमएस वैल्यू है। कॉस फाई इज पावर फैक्टर ऑफ द लोड। कॉस फाई को पावर फैक्टर कहा जाता है, यानी वोल्टेज और करंट के बीच जो फेज एंगल है उसका कोसाइन लेने पे उसको जो वैल्यू आता है उसको पावर फैक्टर कहा जाता है। यह जो प्लॉट है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस पावर का ये वेव फॉर्म को इसमें दिखाया गया है, जिसमें कि ये वाला जो आपका फिगर है ये साइनसॉइडल फिगर है और ये वोल्टेज का फिगर है जो कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है और इसका एक साइकिल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल, और ये आपका पूरा 2 साइकिल इसमें दिखाया गया है। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, यानी हर क्षण वोल्टेज का वैल्यू किस अनुसार से वेरी कर रहा है तो उस वोल्टेज को वेव फॉर्म को इसमें दिखाया गया है। उसी प्रकार से जो करंट का वेव फॉर्म है, जो करंट का वेव फॉर्म है तो हमने माना था कि जो करंट है वो फाई एंगल से वोल्टेज की तुलना में लैग कर रहा है, इसलिए जो करंट है, करंट का जो वेव फॉर्म है वो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में फाई एंगल से पीछे चल रहा है। फाई एंगल से, ये दोनों में के बीच फाई एंगल का डिफरेंस है। तो करंट का जो वेव फॉर्म है वो भी साइनसॉइडल वेव फॉर्म है, ये भी साइनसॉइडल है, और इन दोनों का प्रोडक्ट हर क्षण वोल्टेज और हर क्षण करंट का जो प्रोडक्ट होगा उसका वेव फॉर्म आपको इस फिगर से दिखाया गया है। ये आपका जो फिगर है ये पावर का फिगर है, यानी इंस्टेंटेनियस पावर का फिगर है। जो इंस्टेंटेनियस पावर का जो वेव फॉर्म होगा वो आपको ये पीटी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। यानी कि इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, ये जितना पॉजिटिव साइकिल में है इसका एरिया उतना ही नेगेटिव साइकिल में है, यानी कह सकते हैं कि एक साइकिल के लिए इसका एवरेज वैल्यू 0 है। उसी प्रकार से जो इंस्टेंटेनियस करंट है इसका भी एक साइकिल के लिए जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव साइकिल है एरिया उतना ही इसका नेगेटिव साइकिल है। लेकिन जो पावर है उसका पॉजिटिव का एरिया और नेगेटिव का एरिया ये दोनों सेम नहीं है, यानी कि एक साइकिल का जो एवरेज पावर है वो 0 नहीं होगा। वोल्टेज और करंट एक साइकिल के लिए इसका एवरेज वैल्यू 0 होता है लेकिन पावर 0 नहीं होता है। तो ये जो आपका प्लॉट है इसमें आपका तीनों क्वांटिटीज़ को दिखाया गया है, टाइम के साथ ये किस प्रकार से वेरी करते हैं उसको इसमें दिखाया गया है। तो इस लेक्चर में हमने पावर ऑफ मेजरमेंट, पावर के मेजरमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।